वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम रत्नेश राय और आप देख रहे हैं यूपीएससी गेटवे आईएएस का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपसे हमने वादा किया था कि एक वीडियो सीरीज के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट के लिए, उन सभी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले, स्पेशली हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए एक हम लोग सीरीज लेके आएंगे, जो कि वीडियो के माध्यम से स्पेशली मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ बातें यहाँ पे होंगी और जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 को लेके और उसके हर एक टॉपिक को अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज उसी क्रम के अंदर मैं आपके सामने हाजिर हूं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से सही समय पर मैं नहीं आ पाया। ठीक है, जिसका मुझे खेद है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। खैर, चूंकि अब आए हैं तो बात करते हैं कि आखिर हमारी प्लानिंग्स क्या है। देखिए, अगर कभी किसी भी चीजों की शुरुआत होती है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यूपीएससी गेटवे आईएएस की एक कार्य योजना क्या है, एक प्लानिंग क्या है। आप सभी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग ऑलरेडी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या ऐसे वो सभी स्टूडेंट जो अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का उन्होंने निर्णय लिया है, वो अभी जस्ट फ्रेशर हैं, या तो वो 12th के बाद तैयारी कर रहे होंगे, या फिर अंडर ग्रेजुएट होंगे, या फिर ग्रेजुएशन के बाद वो लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो इन सभी चीजों को बहुत ध्यान रखते हुए हमने एक प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास, और मुझे उम्मीद है कि यह प्रयास आप सभी लोगों को पसंद आएगा। और जिस तरीके से आपने यूपीएससी गेटवे आईएएस को उसके कंटेंट के लिए, जो कंटेंट हम लगभग 2015 से हिंदी माध्यम को ध्यान में रखते हुए, हिंदी माध्यम में तैयारी करने वाले छात्रों को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग कंटेंट दे रहे हैं, तो जिस तरीके से उस कंटेंट के ऊपर आप लोगों का, सभी लोगों का प्यार मिला है, वो हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेट होती है हमारी टीम और बहुत अच्छा करने का प्रयास करती है। तो चलिए इसी क्रम के अंदर, अब चूंकि यूट्यूब के माध्यम से आपको लेक्चर देना है, और दूसरी बात जो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि लगभग हम लोग 20 या 25 दिन से कंटेंट नहीं डाल पा रहे हैं, उसका एक जेन्युइन रीजन ये है कि हमारे लैपटॉप जो शॉर्ट सर्किट की वजह से वो खराब हो चुका है। ठीक है, वो रिपेयरिंग करने के लिए सर्विस सेंटर पे भेजा जा चुका है, वो जल्दी ही रिपेयर होके वापस आ जाएगा। तो आप निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि वो फिर से पुनः और भी अच्छे तरीके से समग्र सारगर्भित विषय वस्तुओं को आप तक पहुंचाने का यूपीएससी गेटवे आईएएस की पूरी टीम फिर से प्रयास करेगी, और मुझे भरोसा है कि फिर आप लोगों को ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खैर, चलिए आइए हम लोग अपने विषय की तरफ चलते हैं, लेकिन विषय को शुरुआत करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप हमारी कार्य योजना के बारे में जान लें। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, इसमें बस ये समझना है चूंकि आपको और हमको एक दूसरे के साथ जुड़ना है, और जुड़ने के लिए जो बीच का गैप होता है वो होता है कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन जब हमारे और आपके बीच के अंदर एक बहुत स्पष्ट होगा, किस उद्देश्य के साथ यूपीएससी गेटवे आईएएस का यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है, किस उद्देश्य के साथ आपको यूपीएससी गेटवे आईएएस चैनल के साथ जुड़ना है, कैसे उसको सब्सक्राइब करना है, क्यों करना है, तो जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आपका जुड़ाव हमारे साथ और हमारा जुड़ाव आपके साथ संभव नहीं हो पाएगा। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए पहले हम अपनी कार्य योजनाओं के बारे में बात करेंगे। एक शिक्षक की दो शैली होती है पढ़ाने की, एक शिक्षक की दो शैली होती है पढ़ाने की। एक शैली ये होती है कि वो पहले से ये मानकर चलता है कि जिनको वो पढ़ा रहा है या जो वो लेक्चर दे रहा है, जो सामने बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की वो तैयारी कर चुके होंगे। और दूसरी शैली होती है कि वो शिक्षक ये मानकर चलता है कि बहुत सारे नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि अभी इनिशियल फेज में होंगे, वो बिगिनर्स होंगे, जो लोग अभी इस तैयारी के अंदर आए हैं। तो इनको भी ध्यान रखना है। तो जो हमारी शैली होगी, हमारी शैली दूसरे प्रकार की शैली होगी कि हम ये मान के चलेंगे कि जो भी यूपीएससी गेटवे आईएएस के इस फ्रेश वीडियो सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल नए होंगे। ठीक है, उनकी प्रतिशतता ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके होंगे। ठीक है, ये वीडियो आप दोनों ही वर्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्योंकि उनको भी एग्जाम देना है, और जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनको भी भविष्य के अंदर एग्जाम देना है।
तो ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए चलते हैं कि कार्य योजना जो है कि हमारी प्लानिंग्स क्या है उनको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस कार्य योजना के संदर्भ में सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सिविल सेवा का पाठ्यक्रम क्या है। हालांकि मुझे ये पता है कि बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन सभी को लगभग एक ओवरव्यू मिल चुका होगा कि सिलेबस यूपीएससी का क्या है या यूपी पीसीएस का सिलेबस क्या है। लेकिन जो हमारे पास मैसेजेस आए हैं, हमारे व्हाट्सएप पे जो हमारे पास मेल्स आए हैं, जो हमारे फेसबुक पे जो हमारी क्वेरीज आई है और जो फोन पे क्वेरीज आती है, उन क्वेरीज को ध्यान में रख के एक ओवरव्यू इसी वीडियो के अंदर पहली और आखिरी बार हम एक समग्र तो नहीं लेकिन संक्षिप्त एक चर्चा करने का प्रयास करेंगे और यूपीएससी और यूपी पीसीएस के सिलेबस के बीच में जो अंतर्निहित अंतर है उसको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि सिलेबस क्या है, किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए आइए सिलेबस पे बात करते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस। ठीक है, आपको जैसे कि पता है ये चीज, 2-3 बातें महत्वपूर्ण बातें जो आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि अक्टूबर में आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स है 2020 और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स है 2020। ठीक है, ये 2 एग्जाम है और इन 2 प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जो आपका इसकी मेंस एग्जाम होगा वो 2020 के अंदर होना है, प्रारंभिक महीनों के अंदर। ठीक है, और जैसा कि आप सभी लोगों को यह पता होगा कि यूपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है। ठीक है, कैलेंडर जारी किया है किसके लिए? यूपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है 2021 के लिए। इसके अंदर 27 जून को प्री है 2021 यूपीएससी का। ठीक है, और उम्मीद की जा रही है कि यूपीएससी भी बहुत जल्दी अपने कैलेंडर को जारी कर देगा, तो उसका भी लगभग प्रीलिम्स एग्जाम जून या इस एग्जाम के यूपीएससी एग्जाम से 15 दिन पहले या 15 दिन के बाद हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से हम ये जान लेते हैं बहुत संक्षिप्त रूप में कि इसका पाठ्यक्रम में आपको कितने फेज में एग्जाम देना है। देखिए ये 3 फेज में एग्जाम आपको देना होता है। ठीक है, स्पेशली मैं उन छात्रों के लिए ये वीडियो बनाया है जो ये इसके सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं, वो समझते नहीं हैं और किस तरीके से तैयारी करनी है वो इस चीजों को नहीं समझ पाते हैं। तो यूपीएससी के जो पहला एग्जाम होता है वो क्या होता है? प्रीलिम्स होता है। ठीक है, पहला फेज होता है प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है मेंस का। ठीक है, और जो तीसरा आता है वो देंगे पर्सनैलिटी टेस्ट, या फिर इसको आप बोलते हैं इंटरव्यू, साक्षात्कार। ठीक है, तो ये 3 पड़ाव हैं और 3 फेज हैं इस एग्जाम के। पहले आप प्रीलिम्स देंगे, फिर उसको प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, फिर मेंस देंगे, फिर मेंस क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू आप देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सिलेबस के ऊपर। देखिए ये जो इसका सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसके अंदर 2 पेपर होते हैं। पहला होगा जीएस पेपर 1 और दूसरा होगा जीएस पेपर 2, जिसे हम सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 के अंदर जो आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है अपने प्रीलिम्स के अंदर, वो क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी भूगोल पढ़ना है, जिसके अंदर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व का भूगोल पढ़ना है। दूसरी चीज पढ़नी है आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़नी है,
उसके बाद आपको जनरल साइंस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, आपको यह पढ़ना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7, और अगर मैं 8वें नंबर पे लूं एक सब्जेक्ट को, तो आप इसको मिसलेनियस कह सकते हैं या विविध कह सकते हैं, ठीक है, राइट। तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जनरल साइंस, और जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर आपको क्या पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद ज्योग्राफी के अंदर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल और विश्व का भूगोल। इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, भारतीय राज्यव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, समसामयिक जो खबरें होती हैं, समसामयिक मुद्दे जो होते हैं, और मिसलेनियस में विविध, जिसके अंदर आप बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा को पढ़ेंगे। यूपी स्पेशल, अगर यूपी पीसीएस का एग्जाम देना तो यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, या फिर आपको सेंसस पढ़ना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कि आर्थिक समीक्षा टाइप की, इन सब चीजों को इस हम विविध के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जीएस पेपर 2 सीसेट के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, इंटरपर्सनल स्किल, जैसे मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अंदर आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे इसके अंदर पढ़ेंगे आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। इसके अंदर आप पढ़ेंगे 10th लेवल तक की क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और तो इस टाइप की चीजें आप क्या करेंगे, आपको जीएस पेपर 2 में आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि जो जीएस पेपर आपका 2 है, ठीक, ये क्या है, ये क्वालिफाइंग है। मतलब कि आपको अंदर फिक्स जो है 33% मार्क्स स्कोर करना है, या 33% आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, जैसे यहां पे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो इसके अंदर 80 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो इसके अंदर ये 100 क्वेश्चन आएंगे, और इन दोनों के अंदर सेम प्रोसेस है कि 33% आपको स्कोरिंग करना है। दूसरी चीज, अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो ये वाले जो पेपर है ये आपका चेक नहीं होगा, और जो कट ऑफ बनता है वो बेसिकली जीएस पेपर 1 के मार्क्स के अकॉर्डिंग बनता है, ठीक है। इसके अंदर यूपीएससी के अंदर आप एग्जाम देते हो तो इसमें आएंगे 100 क्वेश्चन, और अगर यूपी पीसीएस देते हो तो इसके अंदर आएंगे लगभग 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रीलिम्स का, ठीक। प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस के लिए, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, जब आप मेंस के लिए जाते हैं, तो मेंस के अंदर क्या है, आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारी कहानी यहीं पे है। और इसको अगर आपने अच्छे से तैयारी किया नहीं, अगर आपने इस पोर्शन को अच्छे से तैयारी किया आपने अगर, तो लगभग इसका 85% सिलेबस कवर हो जाएगा प्रीलिम्स का। इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी करने से पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ताकि आपका प्रीलिम्स ऑलरेडी तैयार हो जाए। प्रीलिम्स के लिए आपको अलग से अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करना पड़े और टाइम को वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम पे ये टाइम और आपकी एनर्जी ही इंपॉर्टेंट रह जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर मेंस के अंदर क्या है, देखो, अब मेंस के अंदर मोटे तौर पर अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, अगर हम यूपीएससी की बात करो और यूपी पीसीएस की बात करो,
सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीएससी के अंदर दो ऐसे रीजनल लैंग्वेज के पेपर होते हैं जो कि मस्ट होता है, बट क्या होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो दो रीजनल लैंग्वेज यानी एक हिंदी, एक इंग्लिश और एक क्या होगा रीजनल लैंग्वेज। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में लोग हिंदी लेंगे, कुछ लोग तमिल लेना चाहेंगे, कुछ लोग उर्दू लेंगे, यानी जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं उन भाषाओं को कहते हैं रीजनल लैंग्वेज। तो कहने का मतलब है कि एक तो आपका इंग्लिश हो गया और एक हो गया आपका रीजनल लैंग्वेज, और इस दोनों के अंदर आपको क्या करना होता है 25% स्कोर करना होता है, यानी क्वालिफाइंग होता है, राइट है ना। और यूपी पीसीएस के अंदर बस केवल क्या होता है हिंदी होती है, और ये हिंदी क्या होता है 150 मार्क्स की होती है, और इसके अंदर मार्क्स मिलते हैं जो कि काउंट किए जाते हैं आपके टोटल मार्क्स के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्वालिफाइंग वाला कोई भी क्या नाम है क्राइटेरिया नहीं होता, कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसके अंदर आपको क्वालिफाइंग इन नेचर हो। मेंस के अंदर यूपीएससी के अंदर दो पेपर, एक इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज, जो कि दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, वो उसके अंदर जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो है 25% मार्क्स। अगर आपने उस पेपर को क्वालिफाई नहीं किया तो आपके मेंस के पेपर चेक नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, अब क्या हो गया कि एक यूपी पीसीएस हम एक मोटे तौर पर मान के चलें कि अब मान लो कि ऐसे यूपीएससी के अंदर भी आता है और किसके अंदर आता है यूपी पीसीएस के अंदर भी आता है। तो क्या करेंगे कि हम इसको मान के चलते हैं कि जैसे मैंने बताया कि यूपी पीसीएस के अंदर जब अगर यूपीएससी में यहां पे यूपीएससी लिख देता हूं और यहां पे यूपी पीसीएस लिख देता हूं, ठीक है। ऐसे यूपीएससी के अंदर 250 मार्क्स का होगा और यूपी पीसीएस के अंदर 150 मार्क्स का होगा, ठीक है। ऐसे ही हिंदी यूपीएससी के अंदर नहीं है, लेकिन यूपी पीसीएस के अंदर 250 मार्क्स का हिंदी पूछा जाएगा। फिर उसके बाद जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, ठीक है। तो इसमें जीएस पेपर 1 के अंदर यूपीएससी के अंदर 250 मार्क्स का है, लेकिन इसमें क्या है 200 मार्क्स का यूपी पीसीएस के अंदर। ऐसे जीएस पेपर 2 250 मार्क्स का यूपीएससी के अंदर और यूपी पीसीएस के अंदर 200 मार्क्स का। ऐसे जीएस पेपर 3 के अंदर 250 मार्क्स और यूपी पीसीएस के अंदर 200 मार्क्स। ऐसे जीएस पेपर 4 यूपीएससी के अंदर 250 मार्क्स टोटल और यूपी पीसीएस के अंदर 200 मार्क्स, ठीक है। एंड दूसरा जो पेपर है वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल का पेपर 1 और ऑप्शनल का पेपर 2, ठीक है। ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 बोथ आर सेम इन यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस। तो जो मार्किंग है वो यूपीएससी के अंदर 250 250 का है, ये 250 का है, और यूपी पीसीएस के अंदर ये 200 का है और ये 200 का है, राइट। और फिर लास्ट में इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट, इसके अंदर जो मार्क्स मिलेंगे वो यूपीएससी के अंदर है 275 का इंटरव्यू है, लेकिन यूपी पीसीएस के अंदर 100 का इंटरव्यू है, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो जो मार्क्स आएगा वो आप देखो क्या है, ये 300, 500, 700, 900, 1100, ठीक है, 1300, 1500 एंड 100 इक्वल टू 1600। तो जो टोटल आपका मार्क्स आएगा वो होगा 1600 का, ठीक। लेकिन अगर मेंस की बात करो तो मेंस तक का, जैसे टोटल मेंस के अगर एग्जाम की बात करो तो ये होगा 1500, ठीक। और इसको 100 अगर आप इसको इंटरव्यू के नंबर अगर आप ऐड कर दोगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 1600, ठीक। लेकिन अगर आप इसको आप क्वालिफाई, अब इसको आप जोड़ो, ये आपका टोटल हो गया यहां तक 750 का, और इसमें अगर आप 275 ऐड ऑन करोगे इंटरव्यू मार्क्स के तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है। यानी जो मेंस होगा यूपीएससी का वो 1750 मार्क्स का होगा, यूपी पीसीएस के अंदर 1500 मार्क्स का होगा, लेकिन 275 अगर ऐड करेंगे इंटरव्यू के यूपीएससी के अंदर तो टोटल 2025 मार्क्स का हो जाएगा, और यहाँ पे 100 मार्क्स हैं इंटरव्यू के यूपी पीसीएस के अंदर, इसको जब ऐड करेंगे तो ये टोटल 1600 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको रैंक अगर लानी है तो रैंक आपको लाना पड़ेगा, आपको मेंस के अंदर आपको स्कोर करना होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गई बात। अब चलते हैं इसके सिलेबस के अंदर, बहुत फास्ट हम इसके सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस क्या है।
यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के अंतर भी, इसको हम अंतर समझ लेंगे। दोनों के अंदर अंतर क्या है सिलेबस के अंदर। क्यों यूपीपीसीएस के सिलेबस को बल्कि माना जाता है, मतलब एज कंपेयर टू यूपीएससी सिलेबस, यूपीपीसीएस का सिलेबस थोड़ा सा आपको बल्कि दिखेगा, थोड़ा बड़ा दिखेगा। कैसे दिखेगा आप ये समझिए। देखो अगर जीएस पेपर 1 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो इसके अंदर आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, कला एवं संस्कृति बोलते हैं इसको। दूसरी चीज क्या पढ़ना है आपको, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है आपको। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ना है। फिर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़नी है। फिर उसके अंदर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। फिर उसके बाद ये है गया हिस्ट्री का पार्ट, इतना हिस्ट्री। और जो दूसरा आएगा वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, ये आपका हो गया ज्योग्राफी का पार्ट। और एक है सोशल इश्यूज यानी सामाजिक मुद्दे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है पेपर 1 के अंदर, जीएस पेपर 1 के अंदर ये 3 पार्ट हैं आपके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 पार्ट है, आप ये देखिए कि अगर आप यहां से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर का मतलब है कि हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और इन दोनों ही खंडों से हम केवल आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे मेंस के अंदर। मतलब कि जो स्थापत्य कला है, जो नृत्य शैलियां हैं, जो भी आप देखते हैं, वास्तुकला क्या है, ठीक है, कैसे संगीत कला कैसे रही है, कौन कौन से दार्शनिक रहे हैं, ठीक है, तो इनको किन किन सत्ताओं ने, किन किन साम्राज्यों ने संरक्षण प्रदान किया, और किस तरीके से, चाहे हम आर्थिक तत्व ले लें, उसके अंदर मुद्रा क्या रही, ये भी हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। यानी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड मेडिवल हिस्ट्री के पढ़ेंगे, लेकिन हम केवल कला एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। तो इससे आप पढ़ोगे तो लगभग हिस्ट्री का एक पोर्शन, एंशिएंट हिस्ट्री से आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। और दूसरी चीज इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी इसका मतलब मैं अगर आधुनिक भारत कह दूं तो आधुनिक भारत आपको यहां से प्रीलिम्स का आधुनिक भारत वहां से तैयार हो जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है डिटेल में, तो आपका क्या हो जाएगा, आपको ज्योग्राफी वाला पोर्शन जीएस पेपर 1 से कवर हो जाएगा। और लगभग 85% से अधिक हिस्ट्री जो है आपकी वहां से प्रीलिम्स से आपकी मेंस की जब हम लोग तैयारी करेंगे। और चूंकि जो वीडियो सीरीज है वो स्पेशली मेंस पर्सपेक्टिव से है, मेंस को समर्पित है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाना है कि आपका मेंस की तैयारी हो, मेंस की तैयारी के साथ साथ क्या होगा, आपके प्रीलिम्स की भी तैयारी होती जाए, ठीक है। और ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग नए तरीके से उन्होंने डिसीजन लिया है कि उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, या वो ऐसे लोग जिनको अभी 1 या 2 साल हुए हैं तैयारी करने के लिए, या ऐसे लोग जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, उनको एग्जाम देना है, वो सेल्फ प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जीएस पेपर 1 का हमने देख लिया सिलेबस क्या है। और लेकिन इसके अंदर अगर यूपी की बात करें तो जीएस पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री के अंदर आपको यूपी स्पेशल हिस्ट्री जुड़ जाएगी, ठीक है। और अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यूपी की ज्योग्राफी आपको जुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा सिलेबस चेंज है। यूपीएससी, अभी जो मैंने आपको सिलेबस बताया था वो यूपीएससी का था, लेकिन अगर इसके अंदर आपने यूपी स्पेशल जोड़ दिया तो वो यूपी पीसीएस का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। जीएस पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, एंड सोशल जस्टिस। और दूसरी चीज क्या, तीसरी चीज क्या है, आईआर, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय संबंध बोलते हैं, या भारत एवं विश्व बोल दीजिए।
अंतरराष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अब देखो कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपको मेंस से आप यहां पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आप ये तैयारी करोगे तो आपका पूरा जो है इंडियन पॉलिटी वाला हिस्सा पूरा प्रीलिम्स का तैयार हो जाएगा। ठीक है, जीएस पेपर 2 के इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की तैयारी के दौरान जब आप ये तैयारी बहुत डेप्थ एनालिसिस करके जब इसकी तैयारी करोगे तो आपका प्रीलिम्स का इंडियन पॉलिटी अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा जो वीडियो सीरीज का जो स्टार्टिंग हो रही है वो आईआर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जैसा कि आपको सब लोगों को पहले से पता है कि आईआर से अंतरराष्ट्रीय संबंध से हम लोग वीडियो सीरीज को, इस वीडियो जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम शुरू कर रहे हैं इस पोर्शन से। ठीक है, ओके, तो आप ये हो गया। और दूसरी चीज, अगर ये तो यूपीएससी का सिलेबस है, लेकिन अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें, ये यूपीएससी का सिलेबस है, लेकिन अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो इसके अंदर अगर आप इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट पढ़ोगे यानी सेंटर लेवल और स्टेट लेवल की बात करोगे, लेकिन यहाँ पे हम यूपी लेजिस्लेचर की बात करेंगे। यूपी में कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसकी बात करेंगे। अगर हम यूपी पीसीएस को ले रहे हैं तो हम गवर्नर को पढ़ेंगे, हम चीफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, यूपी असेंबली की बात करेंगे, उसके अंदर विधानसभा विधान परिषद की संरचनाओं के बारे में बात करेंगे और पंचायती राज्यों के बारे में बात करें तो विभिन्न जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग यूपी के अंदर हम उसको इस स्पेशल इसके में इसको ऐड ऑन कर देंगे, इसके सिलेबस को, यूपी के सिलेबस को। ठीक है, अच्छा चलिए जीएस पेपर 3 के अंदर पहुंचते हैं। देखो जो जीएस पेपर 3 है ये एज कंपेयर टू ऑल अदर 3 पार्ट ऑफ जीएस पेपर 1, 2 एंड 4 ये बहुत बल्कि है। इसके सिलेबस के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक। इसके अंदर आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। और क्या पढ़ना है आपको, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब ये देखो कि जब आप थर्ड पेपर में आप 2 पोर्शन, मेजर पोर्शन को देखो, एक आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स में पूरा इंडियन इकोनॉमी तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज, आप इसके अंदर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जब पढ़ोगे तो आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला पोर्शन लगभग आपका यहां से पूरा तैयार हो जाएगा। यानी आप ये देखो कि मेजर 5 पोर्शन प्रीलिम्स के, मेजर 5 पोर्शन प्लस इंक्लूडिंग करंट अफेयर। ठीक है, ये आपका मेंस पर्सपेक्टिव से, मेंस को ध्यान में रखते हुए इसको हम केंद्र बिंदु मान के अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, सीसेट पे मेहनत करनी है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये जीएस का हो गया। और जैसे कि मैंने बताया ये यूपीएससी का सिलेबस है, अगर आप यूपी पीसीएस को जोड़ लेंगे तो आपको स्पेशल यूपी स्पेशल इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, यूपी स्पेशल एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, यूपी से स्पेशल साइंस एंड टेक पढ़ना होगा, इंटरनल सिक्योरिटी यूपी स्पेशल पढ़नी होगी, डिजास्टर यूपी के स्पेशल को लेके आपको क्या पढ़ना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना होगा। ऐसे ही जैसे हमारे यूपी को लेके कि हमारे आपदा प्रबंधन को लेके जो यूपी की नीतियां हैं, यूपी की जो कार्य योजनाएं हैं उनको लेके पढ़ना है। तो कुल मिला के यूपी स्पेशल ही पढ़ना है। अगर हम यूपी स्पेशल की बात करेंगे तो कुल मिला के क्या है, जीएस पेपर 3 का मैंने आपको बताया यूपीएससी का सिलेबस, और यूपी पीसीएस को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आप इसके अंदर यूपी पीसीएस को ध्यान में रखेंगे तो यूपी पीसीएस के लिए आप लगभग, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको इंडियन इकोनॉमी और इन सब चीजों को आप जोड़ते जाएंगे, ऐड ऑन कर देंगे इस सिलेबस के अंदर। ठीक, चलिए जीएस पेपर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जीएस पेपर 4 के अंदर, इसके अंदर आपको एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पढ़नी है। ठीक है ना, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पढ़नी है आपको, और प्लस आपको केस स्टडी पढ़नी है। ये जो दोनों पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन लगभग
यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए सेम है, और मैं कहूं कि ये पेपर एज कंपेयर टू ऑल जीएस पेपर ये ज्यादा स्कोरिंग है और प्रिसाइज है। ठीक है, स्कोरिंग और प्रिसाइज दोनों है। तो जैसा मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा टॉपिक है वो लगभग, अब इसके अंदर अगर हम मेंस की बात कर दें तो आप जब मेंस क्वालिफाई करते हैं तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी कमीशन के द्वारा आपको साक्षात्कार के लिए, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। और जब आप इंटरव्यू के अंदर जो आपके मार्क्स होंगे और मेंस के अंदर जो मार्क्स होंगे, जब दोनों ऐड हो जाएगा, ये जब दोनों मार्क्स ऐड होगा उसके बाद जो टोटल आपकी मार्क्स आता है उसके बिहाफ पे जो मेरिट बनती है उसकी वजह से आप फाइनली क्या करते हैं, सेलेक्ट होते हो। ठीक, कट ऑफ अगर आपने क्वालिफाई किया है तो। ठीक है, तो ये आपका लगभग क्या है, आपको मैंने एक छोटा सा एक प्रिसाइज, थोड़ा समय लग गया, मैंने आपको बता दिया सिलेबस के बारे में प्रीलिम्स और यूपीएससी, और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को अपने हिसाब से, ठीक है, स्पीड को स्लो करके आप नोट कर सकते हो। ठीक, ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम किस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक छोटा सा ओवरव्यू, वो क्या था कि आपको बता रहा था कि किस तरीके से आपका सिलेबस है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करने से पहले आपको एक मेंस की तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, अब मैं आपको एक स्पष्ट रूप से बात बता दूं कि एक स्टूडेंट का जो अप्रोच होना चाहिए तैयारी करने के लिए सिविल सर्विसेज की, वो अप्रोच होना चाहिए कि आप पहले मेंस की तैयारी आप करिए, लेकिन तैयारी करने से पहले आपके पास कुछ मौलिक आपकी जो सोर्सेज होते हैं वो आपके पास होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, आपको युद्ध में भाग लेना है या कोई दो सेनाएं फ्रंट वॉर पे एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन जीतेगा वही जो अपने बेड़े के अंदर, जो अपने सैनिकों के अंदर उनको नियमित अभ्यास करा रहा हो, अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त हथियार प्रणालियों को सुसज्जित किया हो। ठीक है, और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस वर्ल्ड क्लास की हो, ताकि उसको जो सूचना है, जिसको आसूचना कहते हैं, उसकी प्राप्ति अपने दुश्मन देश से पहले उनकी गतिविधियों के बारे में आपको अगर पहले से पता होगा तो जो आप पॉलिसी बनाओगे, जो आप अपनी रणनीति बनाओगे, तो उसके अंदर युद्ध जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, आप युद्ध जीत सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, हथियार को लेके, नियमित अभ्यास को लेके, इंटेलिजेंस को लेके। तो कहने का मतलब है कि अगर आप एक छात्र हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास भी कुछ मौलिक सामग्री का होना या सोर्सेस का होना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप सिलेबस लेके आइए। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो उसका सिलेबस लीजिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक हो गया सिलेबस, आपका एक हो गया सिलेबस और प्लस हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQP। ठीक है, सिलेबस और हो गया PYQP, ये दो चीजें हैं। आप सिलेबस को उठाइए और टॉपिक में जाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आप ये एनालिसिस करने की आपका प्रयास करिए कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। तो उसके बाद आपके पास सोर्स होना चाहिए। सोर्सेस क्या होने चाहिए, बुक्स। अगर मैं बेसिक बुक्स की बात करूं तो आपके पास एनसीईआरटी अवेलेबल होगी। एनसीईआरटी नहीं है तो आप ले लीजिए। 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी मस्ट है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लें। दूसरी चीज एनसीईआरटी हो गई और प्लस एक रेफरेंस बुक। ठीक है, ये जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताया ये आप प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव वाले और मेंस के लिए जो सब्जेक्टिव आता है आप उसको ले लीजिए। यानी प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप पेपर ले लीजिए ताकि आपका एक दृष्टिकोण या आप ये कहिए कि आपकी एक समझ विकसित हो जाए कि पेपर में क्वेश्चन को उस टॉपिक से किस तरीके से पूछा है, ताकि आप उसी पैटर्न पर अपनी तैयारी को अगले नेक्स्ट स्टेप तक ले जाएं, ताकि आप एक सम्मानजनक रैंक की प्राप्ति कर सके। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक विस्तृत और एक अलग से एक वीडियो मिले जिसके अंदर एक स्टूडेंट का रियल में अप्रोच क्या होना चाहिए और अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से यूपीएससी के अंदर
हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को एक निराशा का भाव मिला है उसके सिलेक्शन रेशो को देख के, ठीक है। तो मेरी समझ से कि नकारात्मकता में न जाते हुए हम उसके सकारात्मक पहलुओं को खींचने का या उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ताकि आखिर जो कमी एक स्टूडेंट के हिस्से में रह गई हो, एक एज अ स्टूडेंट जो कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उन कमियों पे अगर हमें बात करनी है और आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर सुझाव दें ताकि मैं उस वीडियो बनाने के लिए अपना एक टाइम दे सकूं और उसके ऊपर एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊं कि एक स्टूडेंट का अप्रोच क्या होना चाहिए। किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, द हिंदू, जैसे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे अधिकतर हिंदू को नहीं पढ़ते, लेकिन हिंदू पढ़ने का एक बड़ा रोचक तरीका है। अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका हिंदू भी तैयार हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं हिंदू कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, किसी भी एक टॉपिक को जो कि सोशल, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, स्ट्रेटेजिकल, पॉलिटिकल कोई इश्यू है, उसके ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर आपको किस तरीके से बहुआयामी रूप से या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से लेके सोचना है, किस तरीके से उनको अदर सब्जेक्ट के साथ लिंकअप करना है, अगर वो चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल का लिंक, फेसबुक पेज की लिंक, फेसबुक ग्रुप का लिंक वो ऑलरेडी मेंशन है। आप वहां पे जाके हमारे विभिन्न सोशल मीडिया के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात तो ये हो गया, लगभग सोर्स आपके पास ये होना ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो गया कि आपके पास हमेशा एक एटलस होना चाहिए, ठीक। और मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको ये थोड़ा बहुत सिलेबस और ये इन सब चीजों के बारे में समझ में आया हो, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और आप अगर हमारे इस वीडियो सीरीज से जुड़ते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को हिट जरूर कर दिएगा ताकि कोई भी एक नई वीडियो अगर हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से डाला जाता है तो आप तक नोटिफिकेशन इजी गोइंग पहुंच जाए, ठीक है। हालांकि हर वीडियो की लिंक आपको फेसबुक पेज पे मिलेगा, फेसबुक ग्रुप पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और ऑलरेडी अगर आप बेल आइकन को हिट कर देते हो, उसको प्रेस कर देते हो, तो उस सभी जगहों से जाने से अच्छा है कि आपको आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी एक कार्य योजना। और इन सभी चीजों को करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध से। हम अपनी क्लासेस को अंतरराष्ट्रीय संबंध से स्टार्ट करेंगे, आईआर, ठीक है। आईआर क्यों? क्योंकि एक बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है कि जो मानविकीय के जो छात्र होंगे या जो साइंस बैकग्राउंड के छात्र होंगे उनको भी आईआर में बहुत इंटरेस्ट आता होगा। तो हमारा प्रयास है, हमारी संस्थान का यह प्रयास है कि ऐसे टॉपिक को पहले उठाएं जो स्कोरिंग भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं, और आपको हम इस तरीके से उसको प्रस्तुत करके आपके सामने लेके आ पाए कि अगर आप एक बार इस यूपीएससी गेटवे आईएएस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस विषय को पढ़ लेते हैं तो आपको विश्वास मानिए कि दोबारा किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से इस विषय को, या जो भी हमारे फैकल्टीज के द्वारा जो अपने विषय लाए जाएंगे, वो दोबारा आपको किसी भी जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो पड़ेगी। हां, आवश्यक एक चीज जरूर है कि आपको अद्यतन होना पड़ेगा। अब एक साल के बाद आपने ये वीडियो देखा, एक साल के बाद आप ये सोचेंगे कि इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी, नहीं, इसका रेलेवेंस रहेगा, लेकिन आपको क्या होगा कि उस वर्ष के प्रति जो समसामयिक मुद्दे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, उनसे आपको अपडेट रहना जरूरी होगा, तभी आप आंसर्स को लिख पाएंगे। और इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम इसको प्रूफ करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं अभी तक, उसके अंदर जिस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर समसामयिकी की क्या भूमिका है वो आपको अभी पता चल जाएगा इस एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहां पे मैं यूपी पीसीएस का एग्जाम ले लेता हूं, यूपी पीसीएस 2018 मेंस का एग्जाम्पल लेता हूं, और इसके अंदर मैं जीएस पेपर 2 के अंदर केवल इस पोर्शन से आए हुए जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को मैं यहां पे आपको बताने का प्रयास करूंगा, और ये बताने का प्रयास करूंगा कि आपको समसामयिक मुद्दों के प्रति
गंभीर होना क्यों आवश्यक है, हर एक समसामयिक मुद्दे को किस तरीके से आपको सोचना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण है। और किस तरीके से आप देखिए, जैसे कि इसमें 4 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन जीएस पेपर 2 के पार्ट 1 से और 2 क्वेश्चन पार्ट 2 में रहा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए लगभग 16 मार्क्स का और लगभग 24 मार्क्स का, और टोटल अगर हम इसको ऐड कर दें तो 40 मार्क्स जो हैं आपके केवल आईआर के हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, क्योंकि जीएस पेपर 2 आपको मैंने बताया था कि 200 मार्क्स का है, तो इसके अंदर 40 मार्क्स का वेटेज है आईआर पेपर का। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन 1 नंबर अगर मैं बात करूं, देखिए ओबोर नाम सुना होगा, ओबोर इसका मतलब क्या है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ठीक है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और ये इनिशिएटिव किसका है, चाइना की परियोजना है। चाइना की क्या है, परियोजना। ठीक है, अब इस ओबोर को क्वेश्चन में पूछा गया, इस ओबोर को केंद्र बिंदु में रखकर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इंडिया एंड चाइना के रिलेशन की जो प्रकृति, जो नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसके ऊपर क्या करना था, शॉर्ट नोट लिखना था। ठीक है, मतलब ओबोर को केंद्र में रखते हुए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओबोर, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचर ऑफ इंडिया एंड चाइना रिलेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब आपको पता है 2018 के मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया है, और 17 और 18 यानी 2017 और 2018 के अंदर ओबोर परियोजना काफी चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि ओबोर जो सम्मेलन किया था चाइना ने अपने देश के अंदर, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, यानी सहभागिता नहीं की थी भारत ने। ठीक है, तो उसके क्या आयाम है, क्या प्रभाव है और कारण क्या रहे हैं, तो ये जब हम इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात जब हम करेंगे इस सेगमेंट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात जब हम करेंगे तो इसके अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी एक जस्ट उदाहरण दिया है कि आपको समसामयिकी के साथ किस प्रकार से गंभीर रहना है, उसके हर एक जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो घटनाएं हैं जो हमारे विदेश नीति को प्रभावित करती हैं, उनके ऊपर विशेष रूप से आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके चलना होगा। तो एक एग्जांपल ये रहा, ठीक है, ओबोर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की बात की है। अधिकार क्षेत्र के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि 2018 मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, आपने सुना होगा केदार जाधव केस। केदार जाधव बोल दीजिए या केदार यादव बोल दीजिए। ठीक है, एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में केदार जाधव को ईरान से, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने इसको अगवा किया था। केदार जाधव को, ये हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हैं, इंडियन सिटीजन हैं, इनको ईरान से अगवा किया गया और उनको ये दिखाया गया कि वो रॉ के एजेंट हैं। ठीक है, लेकिन इनको एक, चूंकि जिनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो कैदी है उसको कॉन्सुलेट की सुविधा मिलनी चाहिए, और केदार जाधव को कॉन्सुलेट की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही थी। और इस चीज को लेके और इनको स्वतंत्र करने के लिए, इनको फ्री करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर केस चल रहा था। इस केस के अंदर भारत की जीत हुई और भारत को हाल ही के अंदर, आपको पता होगा, हालांकि ये केस तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन हाल की जो समाचार, जो अद्यतन जो न्यूज है, इसके अंदर कॉन्सुलेट की सुविधा मिल गई है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इंडिया के पक्ष में फैसला दिया है, एक तरफा फैसला दिया है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीय,
इससे क्वेश्चन ही पूछा है कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित करती है। इंडियन डायस्पोरा की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के ऊपर एक विश्लेषण करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो आप जानते होंगे अभी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो इंडियन डायस्पोरा से क्वेश्चन लगभग यूपीएससी के अंदर भी देखने को मिला है। ठीक है, ये वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट आई है आपको, और इसके अंदर जो डेटा है उस डेटा के अंदर ये कहा गया है कि जो रेमिटेंस माने क्या होता है, विदेशी मुद्रा, यानी वो विदेशी या वो भारतीय मूल के नागरिक जो विभिन्न देशों में रहते हैं लेकिन अपने परिवारों को विदेशी मुद्रा भेजते हैं, यानी वहां पे जॉब करते हैं और वहां से करेंसी को भेजते हैं अपने परिवार के लिए, तो उसे कहते हैं रेमिटेंस। और रेमिटेंस पाने वाले में भारत जो है पूरे विश्व के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये तो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट कब आई, 2020 के अंदर आई, लेकिन ये एग्जाम कब पूछा गया, 2018 के अंदर को एग्जाम पूछा गया है। तो ये अधिकतर प्रवासी भारतीय जो है हर वर्ष चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं 7 से 9 जनवरी के बीच में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी के बीच में हम मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भारतीय मूल के विशेष ऐसे लोगों को सम्मानित कर सकें जिन लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ठीक है, और विभिन्न सामरिक या राजनीतिक रूप से जिन्होंने प्रभावी रूप से अपना काम किया है और उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फायदा भारत को हुआ है, ऐसे लोगों को हम सम्मानित करते हैं इस मंच पर। तो एक ये हो गया। और दूसरा जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान से यदि अमेरिकी फौजें, अमेरिकी ट्रुप्स वापस आती हैं तो भारत के निहितार्थ प्रभावों की चर्चा करिए। ठीक है, अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें वापस आ जाती हैं तो भारत के निहितार्थ जो प्रभाव हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, उनके ऊपर आपको करना था। तो ये भी करंट अफेयर का पार्ट रहा है। और यहां से डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि देखिए हमें क्या है कि ये अफगानिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया का प्रवेश द्वार माना जाता है। प्रवेश द्वार, सेंट्रल एशिया या मिडिल एशिया मान लीजिए, उसका क्या है, एंट्री गेट है। क्यों? क्योंकि हम अफगानिस्तान के द्वारा ही हम मिडिल एशिया के अंदर हम प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बीच में जो बफर स्टेट है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या करता है, हमें लैंड रूट नहीं देता है, एयर रूट नहीं देगा, अपनी वायु क्षेत्र से जाने नहीं देगा। तो हमारे पास मजबूरी क्या है, हमने क्या किया, ईरान के अंदर हमने फिर क्या बनाया, चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह विकास किया। और आपने कांडला एयरपोर्ट से, गुजरात में स्थित है, कांडला एयरपोर्ट नहीं, कांडला बंदरगाह या पोर्ट, यहां से जो ट्रेड शिप है, व्यापारिक जो ट्रेड शिप है वो कांडला पोर्ट से, यानी कांडला पोर्ट से कहां है, गुजरात से ईरान के चाबहार बंदरगाह तक जाता है। और चाबहार बंदरगाह से डेलारंज हाईवे के द्वारा, और डेलारंज क्या है, देखिए डेला से डेलारम है और रंज से क्या है, जेरांज है। ये दो महत्वपूर्ण प्रांत किसके हैं, अफगानिस्तान और ईरान। यानी ईरान से जो हाईवे, यानी चाबहार बंदरगाह से जो हाईवे, यानी चाबहार, मैं बोल दूं यहाँ पे चाबहार है, यहां से एक हाईवे बनाया है इंडिया ने जो डेलारंज और जेरांज और डेलारंज होते हुए क्या होता है, अफगानिस्तान के अंदर जाता है, अफगानिस्तान के अंदर जाता है। और अफगानिस्तान के थ्रू हम क्या करते हैं, मिडिल एशिया के अंदर हम लोग अपना एसेस, क्योंकि मिडिल एशिया के अंदर हमारे देश के राष्ट्रीय हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए, परमाणु ईंधन के लिए हम लोग इस
मिडिल एशिया के लगभग सभी देशों के ऊपर निर्भर है, चाहे वो मंगोलिया हो, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो। ठीक है, तो हम विभिन्न देशों का और इन मिडिल एशिया के देशों का जुड़ाव जो है रशिया से रहा है, क्योंकि एक समय ये देश यूएसएसआर का हिस्सा थे, तो एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है रशिया के साथ, और रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और इस विभिन्न देशों के लगभग जो है डिस्प्यूट्स क्या है, लैंड डिस्प्यूट हो, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हो, इकोनॉमिकल डिस्प्यूट हो, वो किसके साथ है, चीन के साथ है, चाइना के साथ है। तो कहने का मतलब है कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय हित, चाहे वो सामरिक स्तर की बात हो, चाहे रणनीतिक स्तर की बात हो, ये हमारा मिडिल ईस्ट एशिया काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने अफगानिस्तान के अंदर काफी विकास कार्य किए हैं ताकि स्थिरता बनी रहे। ठीक है, और इस विकास क्रम के अंदर हमने संसद का निर्माण किया है। ठीक है, किसके, अफगानिस्तान संसद का निर्माण किया है। हमने वहां पर बांध बनाया है, हमने वहां पे हाईवेज बनाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने विकास कार्य किए हैं। ऑब्वियस काफी विदेशी मुद्रा हमें मिलती है, इसलिए अफगानिस्तान के अंदर अगर अमेरिकी फौजें जाएंगी वहां पे स्थिरता पे प्रभाव पड़ेगा, तालिबान एक्टिव होगा, और हमारे विकास कार्यों के ऊपर जो हमारा उद्देश्य है, जो हमें अफगानिस्तान के थ्रू हम मिडिल एशिया के अंदर पहुंचते हैं, उस उद्देश्य के अंदर हमारे हित जो हैं प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरीके, जैसा कि मैंने आपको 4 क्वेश्चन यूपीपीसीएस के अंदर आए हैं, और ये 4 क्वेश्चन करंट बेस्ड हैं। ठीक है, स्टैटिक तो है लेकिन करंट बेस्ड हैं, यानी समसामयिक मुद्दों में आए हुए जो मुद्दे हैं, समसामयिक खबरों में जो आए हुए मुद्दे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और वो मुद्दे हमारे भारत के विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ऐसे सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे जो हमारे विदेश नीति को प्रभावित करेंगे, वो भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण होगा। और ओवरऑल जब तक आप भारत के विदेश नीति के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बनाने के कारण क्या हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप क्या रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है, वो है राष्ट्रीय हित। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है, राष्ट्रीय हित। ठीक, यानी नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट। तो जब तक ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट प्रभावित जिन जिन मुद्दों से होगा, तो हमारी विदेश नीति प्रभावित होगी, और हमारी विदेश नीति प्रभावित होगी तो उनसे प्रश्नों की आने की संभावना बढ़ जाती है। और जब तक आप इस विदेश नीति को आप समझते नहीं हैं, इसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तब तक आपको अवधारणात्मक समझ आपकी विकसित नहीं होगी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं आप लगा पाएंगे अपने किसी भी टॉपिक पर। तो हमने इसी वजह से इस विषय के अंदर जब हमने प्रारंभ किया है, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से प्रारंभ किया है, और जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे विदेश नीति। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, विदेश नीति पढ़ेंगे। विदेश नीति पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत पढ़ेंगे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर विदेश नीति तो पढ़ना है, विदेश नीति तो पढ़ना है, और साथ में सिलेबस के अंदर क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देश। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देशों को पढ़ना है। ऐसे सभी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय जो संगठन हैं, और संगठन के द्वारा जो भारत के इंगेजमेंट है, और उन इंगेजमेंट की वजह से भारत के हित प्रभावित जिस प्रकार से होते हैं, तो उन सभी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय संगठनों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम जो प्रारंभ कर रहे हैं वो हम विदेश नीति से प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, आपको एक थोड़ा सा बात आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे संबंध लिखा हुआ है। संबंध एक देश या व्यक्तिगत रूप से मान के, अगर आप स्वयं को मान के चलेंगे, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, और जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए अपने मस्तिष्क पटल पे, अपना जो मस्तिष्क है उसके अंदर ये सोचिए कि स्वयं में आप अपने किस प्रकार के संबंधों को वरीयता देते हैं, प्रायोरिटी किस प्रकार के संबंधों को देंगे। ऐसे संबंध
जो कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप संबंधों का निर्माण करते हैं, लेकिन संबंधों का निर्माण करते समय आप सबसे बड़ा जो ख्याल रखते हैं वो ये रखते हैं कि आपका जो हित है, आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो लाभ है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो लाभ होना चाहिए। अगर आपको हानि हो रही किसी संबंध से तो आप उस संबंधों से अलग हो जाना बेहतर समझते होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज कि जब आप उन संबंधों का निर्माण कर रहे होंगे तो आप उन संबंधों का निर्धारण करने के लिए अपने कुछ मानक, कुछ सिद्धांत, प्रिंसिपल्स या फिर कुछ नियम या कायदे और कानून बनाना पसंद करोगे। आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाना ज्यादा चाहोगे जिन लोगों की ट्यूनिंग आपके साथ बैठती है, यानी समान विचारधारा के लोग, ठीक है। यानी ऐसे लोग जिनकी विचारधारा आपकी विचारधारा से मेल खाती होगी, आपके इंटरेस्ट के साथ उनका इंटरेस्ट जुड़ा होगा, तो ऐसे लोगों के साथ आप अपने संबंधों को बनाने में वरीयता दोगे या प्रायोरिटी दोगे। इसी प्रकार से अगर हम देश की बात करें और देश के अंदर अगर हम भारत देश की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हम ये देखेंगे कि भारत ने अपने संबंधों के निर्माण में, या कोई भी देश हो जब अपने संबंधों का निर्माण करता है तो उन संबंधों को बनाने के लिए एक अपनी वो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है। हर एक स्वतंत्र और संप्रभु देश अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति को रखना चाहेगा, उसी के दरमियान, उसी के द्वारा वो अपना कार्य करेगा और अपने विदेश संबंधों का संचालन करेगा। समय समय के साथ ये देखा जाता है कि बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ये क्या होता है, विदेश नीति के अंदर भी परिवर्तन होते हुए देखने को मिलता है। तो हम विदेश नीति के अंदर हम देखेंगे कि संबंधों का निर्माण करने के लिए एक स्वतंत्र और संप्रभु देश विदेश नीति का निर्माण करता है और इसका जो प्रकृति होगी वो भी क्या होगी, स्वतंत्र होगी। अगर कोई देश स्वतंत्र और संप्रभु है तो जिस विदेश नीति का पालन करेगा वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा, राइट। और देखो लेकिन ये विदेश नीति कहते किसको है? अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्माण कर रहे हैं और उन संबंधों का निर्माण करने का जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है वो उद्देश्य है राष्ट्रीय हित, ठीक है। हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए विश्व राजनीति व्यवस्था के अंदर जो जितने भी देश संलग्न हैं, जितने भी देश जुड़े हैं, जितने भी देश संगठित हैं, लगभग सभी देशों के साथ अपने देश का एक संबंधों का निर्माण करते हैं और उन संबंधों का जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट ये है कि भारत ये चाहेगा कि उसकी जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि हो। वो ये चाहेगा कि उसकी भौगोलिक सीमाएं सुरक्षित हो, इसके ऊपर किसी का अतिक्रमण न हो, ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा आपका आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि यानी भारत उन संबंधों को तरजीह देगा, उन संबंधों के साथ ज्यादा इंगेजमेंट होगा जिस देशों के साथ भारत के आर्थिक लाभ जो है पारस्परिक रूप से एक क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होंगे, यानी बढ़ते हुए होंगे। यानी ऐसे देश जो हमारे देश के आर्थिक समृद्धि के अंदर लाभदायक स्थिति में होंगे। और तीसरा जो है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, इसके अंदर नेतृत्वकर्ता के रूप में या फिर सम्मानजनक स्थिति के अंदर सम्मानजनक स्थिति प्राप्त करने का प्रयास। ठीक है। तो अगर मैं ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात कर रहा हूं तो किसका मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्र विश्व राजनीतिक रूप में जो संगठित हैं और ऐसे संगठन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर विश्व के अधिकतर राष्ट्र का इंगेजमेंट हो, उन राष्ट्रों के साथ भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आने का प्रयास करेगा। यानी न्यायपूर्ण लाभ और न्यायपूर्ण सिद्धांतों की स्थिति पाना चाहेगा। तो इन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर जैसे क्या हो गया,
यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, और संयुक्त राष्ट्र के साथ यूएनएससी हो गया, यानी सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये परमानेंट मेंबरशिप चाहेगा, जिसके लिए वो प्रयासरत भी है। ठीक, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, G7, G20 जैसे संस्थाएं। ठीक है, तो कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर भारत ये चाहेगा कि परिवर्तन हो और एक न्यायपूर्ण स्थिति का पालन करें। विश्व के नेतृत्वकर्ता जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो भी क्या करें कि उभरती हुई जो आर्थिक महाशक्तियां हैं, जो उभरती हुई आर्थिक जो सामरिक शक्तियां हैं, उनको न्यायपूर्ण रूप से समान भागीदार के रूप में इन सभी वैश्विक मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शामिल ये जितने वैश्विक मंच हैं, उनके में भी इनको एक सम्मानजनक स्थिति की प्राप्ति हो। और आप ये देख रहे हैं कि जैसे मैं सुरक्षा की बात कर रहा हूं, भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की बात कर रहा हूं, तो अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे गलवान रिवर वैली के अंदर चाइना ने सीमाओं का अतिक्रमण किया है। सीमाओं का जब अतिक्रमण किया है तो दोनों देशों की सेनाएं स्टैंड ऑफ आमने सामने हैं, संघर्ष की स्थिति में युद्ध की संभावना बढ़ रही है। और दूसरी बात, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत का राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय हित प्रभावित हुआ तो हमने क्या देखा कि अभी हम जो सबसे ज्यादा जो आर्थिक जो क्रियाएं करते थे, जो हम व्यापार करते थे, वो चाइना के साथ हमारा था। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने परिणाम स्वरूप अपने विदेश नीति के अंदर परिवर्तन किया, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित प्रभावित हुए, और राष्ट्रीय हित जब प्रभावित हुए तो हमने विदेश नीति के अंदर परिवर्तन किया। और विदेश नीति आक्रामक विदेश नीति है। इसका परिणाम यह हुआ कि हमने सीमाओं पर डिप्लॉयमेंट किया है। डिप्लॉयमेंट किसका किया है? सेना का डिप्लॉयमेंट किया है हमने। युद्ध सामग्रियों का आधुनिक डिप्लॉयमेंट किया है। और हमने क्या किया है, हमने 59 ऐप्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया चाइना के। हमारे भारत के अंदर विभिन्न कंपनियों के द्वारा, चीनी कंपनियों के द्वारा जो विनिर्माण जो योजनाएं हैं उनको भी रद्द कर दिया। तो हमने ये देखा कि हमने आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से अपनी विदेश नीति के अंदर हमने क्या किया, एग्रेसिव मोड रखा। ठीक है, और हमने चाइना के प्रति हमने एक एग्रेसिव मोड लिया, हमने एक स्टैंड लिया, ठीक, आक्रामक स्टैंड लिया। और उसका परिणाम क्या हुआ, विदेश नीति के अंदर हमने इस विदेश नीति के अंदर परिवर्तन कर दिया। क्यों परिवर्तन कर दिया? क्योंकि चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, उसकी जो क्रिया है, उसने हमारे सीमाओं का अतिक्रमण किया है। और सीमाओं के अतिक्रमण से हमारा राष्ट्रीय हित क्या हो रहा है, प्रभावित हुआ। और जब राष्ट्रीय हित प्रभावित हुआ तो ये राष्ट्रीय हित विदेश नीति के उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। और जब राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहा है तो हमने अपनी विदेश नीति के अंदर, जो हमारे शासक वर्ग है, उसने अपनी विदेश नीति के अंदर परिवर्तन किया। और विदेश नीति का परिवर्तन का परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमने सीमाओं के ऊपर डिप्लॉयमेंट किया है सेना का, युद्ध सामग्रियों का। हमने उसके चाइनीज एप्स 59 चाइनीज ऐप का प्रतिबंध कर दिया है। दूसरी चीज, उसकी जो इतने भी हमारी कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी सार्वजनिक कंपनियां हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो, जिनके साथ चीन के साथ एक साझेदार के रूप में जो योजनाएं थी, जो निवेश था, उसको भी हमने प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम उस पूरे मुद्दे को हमने क्या किया, हमारी जो विदेश नीति के अकॉर्डिंग
इस पूरे मुद्दे का हमने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीयकरण कब किया और ये मुद्दा कब हुआ है, कोविड-19 के दौरान, कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, जबकि इसका जो जिम्मेदार देश जिसको पूरे विश्व ने माना है, चाइना को माना है, और पूरे विश्व के अधिकतर देश जो ये मानते हैं कि गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है चाइना ने और WHO ने, तो चाइना के प्रति एक रोष है विश्व के अंदर, विश्व के विभिन्न देशों के अंदर। तो जब हमने इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया अपनी विदेश नीति के अंदर, अपने कूटनीतियों के द्वारा, तो एक विदेश नीतियों इस विदेश नीति के दौरान क्या हुआ, चाइना के प्रति एक माहौल बना, और यह माहौल वैश्विक है। वैश्विक माहौल बना, और हम देखेंगे कि विश्व की विभिन्न शक्तियां जो हैं, चाहे वो USA हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रूस हो, ठीक है, चाहे वो ब्रिटेन हो, ठीक है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, चाहे वो साउथ चाइना सी से जुड़े हुए जितने देश हो, चाहे फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक स्वर से भारत के पक्ष में समर्थन दिया और ये बोला कि चाइना ने जो गलवान रिवर वैली के अंदर जो भारत की सीमाओं का अतिक्रमण किया है वो नियम विरुद्ध है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और एक वैश्विक दबाव भारत के पक्ष में चाइना के लिए हो रहा है, चाइना के प्रति एक वैश्विक दबाव बना जो कि भारत के पक्ष में है। और हम ये देखेंगे भी कि किस प्रकार से USA और चाइना के बीच, ठीक है, साउथ चाइना सी के अंदर कैसे युद्ध की परिस्थितियां अब बनती हुई दिख रही हैं। तो कहने का कुल मतलब है कि हमें अब इन सब चीजों को समझने के लिए हम फिर क्या करेंगे, ये हमने समझ लिया कि विदेश नीति का जो उद्देश्य होता है वो राष्ट्रीय हित होता है, और इस विदेश नीति को बनाने के लिए जो उद्देश्य हैं उन सभी उद्देश्यों को राष्ट्रीय हित अपने में स्वयं समेट लेता है। जितने भी उद्देश्य होंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो राष्ट्रीय हित उसको समेट लेगा। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य यानी इस विदेश नीति के ऑब्जेक्टिव्स एंड क्या सिद्धांत, यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स, उद्देश्य और सिद्धांतों को पढ़ेंगे। जब हम इन सब चीजों को समझ रहे होंगे तो अपने समझ की पुष्टि के लिए हम कुछ विशेषज्ञों की, विदेश नीति के प्रति जो विशेषज्ञ हैं, जो विद्वत जन हैं, उनके भी विचारों को हम समझने का प्रयास करेंगे, उनको भी देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से विदेश नीति की परिभाषा का निर्माण किया, उनके विचारों में विदेश नीति क्या है। और अगर हम इस टॉपिक से कोई प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में दिखता है और जब आप अपनी समझ के द्वारा इस विदेश नीति की परिभाषा को जब आप लिखते हो तो उस अपनी परिभाषा की पुष्टि के लिए यदि आपने उन विशेषज्ञों के किसी भी एक परिभाषा का अगर आपने वहां पे उल्लेख किया तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपके जो क्वेश्चन का जो नेचर है वो मैच्योर माना जाएगा और परीक्षक आपको ज्यादा अंक देने का प्रयास करेगा। तो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा इसके अंदर हम इसके विदेश नीति के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य और इसके प्रिंसिपल सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हम विदेश नीति के ऐतिहासिक विकास क्रम को पढ़ेंगे यानी फॉर्मेटिव फेज यानी निर्माण की अवस्था, फॉर्मेटिव फेज ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। हम आगे आने वाले विषय में दो टॉपिक को उठाएंगे जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस एक मेरा सहयोग करना है, वो ये कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको वीडियो की क्वालिटी कैसे लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको जो मैं लिख रहा हूं ये शब्द दिख रहे हैं अच्छे से या नहीं दिख रहे हैं इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं कि और किस तरीके से अगला आने वाला वीडियो का प्रारूप क्या हो, उसका स्वरूप कैसा हो, ताकि एक समग्र रूप से आपको आने वाले विषयों की समझ हो, अगर आप अपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी लिखें। नीचे सारे नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक मिलेगा, आपको वहां पे फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो गाइज वहां पे आप जाके आप लोग जाओ, वहां पे हमें कांटेक्ट करो। यूपीएससी गेटवे आईएएस इंस्टीट्यूट अलीगंज लखनऊ का कांटेक्ट नंबर दिया है, अगर आप वहां पे कॉल करते हो तो हमसे बात होगी।
आप अपने सुझावों को फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप हमें दीजिए। आपके सुझावों का मैं इंतजार करूंगा, प्रतीक्षा करूंगा और निश्चित तौर पे आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि जब नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा तो उसके अंदर आपके सुझावों को मैं जरूर शामिल करने का प्रयास करूंगा, ताकि जो वीडियो अब आगे से आएंगे मेरे द्वारा या यूपीएससी गेटवे आईएएस के अदर फैकल्टीज के द्वारा जो अपने जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी सेक्शन के अलग अलग टॉपिक पे जो वीडियोज आए उसके अंदर हम आपके सुझावों को शामिल करते हुए एक व्यवस्थित, सारगर्भित, टू द पॉइंट और एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता परक आपको पाठ्य सामग्री एक वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको उपलब्ध करा सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए आप अपने सुझावों को अवश्य प्रेषित करें। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी अगला जो वीडियो बने वो वीडियो अपने आप में एक बहुत ही गुणवत्ता परक हो, और ये तब पॉसिबल होगा जब आपके सुझावों को भी हम शामिल करेंगे। ठीक है, इसलिए अब हम हमारे साथ बने रहिए और हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपने साथियों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। पैंडेमिक कोरोना कोविड-19 के परिस्थितियों के अंदर ये वो रेस है जिसमें रुक जाने वाला जीतेगा। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर बहुत ही जल्दी इस वैक्सीन का निर्माण कर लिया जाएगा हमारे देश या विभिन्न देशों के द्वारा, तो वैक्सीन भी आ जाएगी और बहुत तरीके से रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। वैक्सीन आने के बाद फिर से ज़िंदगी अपने उस पुराने ढर्रे पे चलेगी जिसका हम सभी लोग काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। सकारात्मकता बनाए रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए और सबसे बड़ी बात, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए, और मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। ठीक है, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।